कोई भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्लोटेड हायरार्की है, फाइल पुट होती है, फिर उसके पास जाती है, फिर उसके पास जाती है। आपने तो इसको स्टार्ट से देखा, फिर आप पॉलिसी मेकिंग में भी रहे, फिर आप ऑपरेशंस में भी रहे। तो पॉलिसी परफॉर्मेंस में आप क्या देखते हैं कि जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं उसकी ऑपरेशंस तक जाते जाते कितना टाइम लगता है? और आम आदमी जो कि कहता है कि जब सरकारी दफ्तर में जाना है तो वो रात से परेशान होता है कि मैंने सुबह किस किस कमरे में जाना है और कहाँ कहाँ मेरी फाइलें मूव करना है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो जो डेवलप कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ रिसर्च ड्रिवन जो पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी ड्रिवन लेजिस्लेशन होती है, और फिर वो लेजिस्लेशन जो होती है उसकी लोगों के साथ, आवाम के साथ बड़ी कनेक्टिविटी होती है। लोगों के प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन को प्रोएक्टिवली देखा जाता है। जिस तरह मोटर टैक्सेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आप पायनियर हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया कौन कौन से चैलेंजेस थे उस वक्त? क्या स्टाफ जो है हमारा वो उसको अडाप्ट करने के लिए तैयार है या रेजिस्ट करते हैं अभी भी? देखिए, एक तो ये है कि जो टैक्सेशन है वो सारी दुनिया के अंदर को बड़ी प्लेजेंट जॉब नहीं होती। अगर आप लोगों से टैक्स मांगते हैं तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा जी मोस्ट वेलकम आए आप, हम बड़े इंतजार ही कर रहे थे। वॉलंटरली जो इसके गवर्नेंस के पूरे सिस्टम को नहीं भी समझता, उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि गवर्नमेंट जो है अगर मैं उसको टैक्स देता हूँ तो उसके बदले में मुझे देगी क्या। सर, आपने बात की कि कुछ सेक्टर टैक्स नहीं देते, और हमने जैसे देखा है कि टैक्स ऑफिशियल से भी जो बात होती है वो हम उनका नाम तो नहीं लेते 2-3 सेक्टर्स का, लेकिन वो अमीर सेक्टर्स हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी रहते हैं, लेकिन टैक्स चोर भी वो सबसे बड़े हैं। तो 3 बड़े इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं। एक सर्विसेज सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एग्रीकल्चर जो है तकरीबन 22-23% है आपका जीडीपी का, और वो तकरीबन 1.5% टैक्स या 2% के करीब टैक्स दे रहा है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच इज़ अराउंड 24-25% ऑफ द जीडीपी, और वो तकरीबन 72% ऑफ द टोटल टैक्स देता है, जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स का उसके अंदर। एक बंदा आपको मिल जाता है फलां जी चने बेच रहा है, कहने को तो ये चने बेचने वाला है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठ के देखें सारे महीने के अंदर वो कई जगह पे करोड़ों रुपया कमा रहा है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, जो एडहॉक रेवेन्यू टूल्स के तौर पर ही हम देखेंगे ना उन्हें, कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा नॉन फाइलर के कैश विड्रॉल के ऊपर लगा दें टैक्स ज़्यादा, या जो हमारे यहाँ रिसेंट कोई 2 साल पहले एक आया कि सिम ब्लॉक्स कर दें आप। क्या ये प्रेशराइज करके गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? टैक्सेशन इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इट इज ऑल्सो अ टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हम भी जब वोट देते हैं तो वो इख्तियार हम अपने नुमाइंदों को देते हैं कि लेजिस्लेटिव के पास सिर्फ इख्तियार है कि वो टैक्सेशन कर सकती है, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर क्या लेजिस्लेटर उतना रोल प्ले करते हैं? क्या डिबेट्स होती हैं? क्या बजट से पहले हमारे जो मीडिया है, खासतौर पे जो सिविल सोसाइटी है, उसमें बजट की प्रपोजल डिस्कस होते हैं? वो बजट के प्रपोजल कितने जो हैं वो हमारे उस तक जाते हैं, पार्लियामेंट तक जाते हैं? पार्लियामेंट में कितनी इनपुट्स ली जाती है, या जस्ट ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कुछ 5 एक्सपर्ट बैठ के, टेक्नोक्रेट्स बैठ के बजट बनाते हैं? लेजिस्लेटर जो है ना वो पब्लिक के सेंटिमेंट की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट की जॉब पक्की है, उसने काम करना, उसको इतनी इन चीज़ों से गर्व नहीं होती इतनी ज़्यादा। लेजिस्लेटर होते हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, लोगों ने उनसे शिकायत करनी है। ये इस तरह नहीं लगता कि हमारा जो सिस्टम है वो 2.0 है, मुगल्स ब्रिटिश सिस्टम, और उसमें जो पॉलिसीज बनती रही हैं वो तो ऑब्वियसली जो सिटीजन सेंट्रिक नहीं थी, ना ब्रिटिशर्स को इनसे सरोकार था, वो वेलफेयर के लिए तो नहीं आए थे। मुगल्स जो थे वो भी एलीट क्लास थी, उसी के बारे में सोचते थे। अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हायरार्की होती है, ऊपर क्या बॉस होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग ही ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे 4 बंदों को बिठा दें तो जो सीनियर बंदा बात करेगा सारे कहेंगे सर आपने कमाल कर दिया, आज क्या खूबसूरत बात कर दी। ये जो जॉब्स फॉर लाइफ है ना, ये सिस्टम ठीक नहीं है। जब आप एक बंदे को पक्की नौकरी देते हो और पता है कि वो 60 साल तक उसने करनी है, एंड देयर इज नो इंसेंटिव फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और नौकरी भी पक्की है, अकाउंटेबिलिटी का भी कोई एलिमेंट नहीं, तो वो काम क्यों करेगा? और जब उसको ये पता होगा कि मेरे साथ वाला बंदा जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग ले रहा है, ड्यू टू जो आपने कहा कि सोशल मीडिया का वो भी करता है यूज़, और वो बाकी चीज़ें भी करता है, और स्ट्रीट स्मार्ट भी है, तो वो क्यों करेगा काम? वो इस काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा, जो कि उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है वो ज़्यादा देगा। ये जॉब फॉर लाइफ का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होनी चाहिए। आप 2 साल का 5 साल का ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, उनको 7-5 साल के बाद उनके हाथ में ये डिलीवरेबल्स पकड़ाएं कि ये आपके डिलीवरेबल्स हैं, और 5 साल के बाद हम असेस करेंगे, इन डिलीवरेबल्स सामने रखेंगे, और हम थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाएंगे कि आपने इन डिलीवरेबल्स के ऊपर जो काम किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर आपका स्कोर 70-80% से ऊपर है तो आप अगला 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वरना किसी और को चांस दें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब, रिजवान शेरवानी साहब। आप टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो
या प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, आप इसके एक्सपर्ट हैं और 2019 में आपको इंटेग्रिटी आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया। आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, जिसमें GIS बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम शामिल है, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना हो या ई पेमेंट सॉल्यूशंस हो। सर के साथ मेरा जो पर्सनल एक मेरे लिए ऑनर की बात वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप मेरे उस्ताद भी रहे हैं, तो सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग। तो जैसे इन्होंने बात की कि आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है टैक्सेशन का, गवर्नेंस का, पब्लिक पॉलिसी का, तो सर एक आम आदमी के तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्लोटेड हायरार्की है, फाइल पुट होती है, फिर उसके पास जाती है, फिर उसके पास जाती है। आपने तो इसको स्टार्ट से देखा, फिर आप पॉलिसी मेकिंग में भी रहे, फिर आप ऑपरेशंस में भी रहे। तो पॉलिसी परफॉर्मेंस में आप क्या देखते हैं कि जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं उसकी ऑपरेशंस तक जाते जाते कितना टाइम लगता है? और आम आदमी जो कि कहता है कि जब सरकारी दफ्तर में जाना है तो वो रात से परेशान होता है कि मैंने सुबह किस किस कमरे में जाना है और कहाँ कहाँ मेरी फाइलें मूव करना है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है वो जो डेवलप कंट्री का गवर्नेंस सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जी। वहाँ रिसर्च ड्रिवन जो पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी ड्रिवन लेजिस्लेशन होती है, और फिर वो लेजिस्लेशन जो होती है उसकी लोगों के साथ, आवाम के साथ बड़ी कनेक्टिविटी होती है, लोगों के प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन को प्रोएक्टिवली देखा जाता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के अंदर और पॉलिसी के अंदर उसको एम्बेड किया जाता है। तो फिर ये है कि उनके एवेल्यूएशन होती है, जब वो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट इंटरवल्स के बाद उसकी एवेल्यूएशन होती है कि उसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट एनालिसिस होता है पॉलिसी का भी और गवर्नेंस सिस्टम का भी, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती हैं। तो इस सारे के नतीजे में एक प्रोग्रेसिव सिस्टम बनता है जो कि रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक, रिस्पॉन्सिव टू सिटीज़न होता है। यही वजह है कि वहाँ अगर आप देखें कि लोगों का पब्लिक सर्विस के ऊपर और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वो काफ़ी अच्छा होता है। और वहाँ का जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो फील भी यही करता है कि मेरी अपनी सर्वाइवल या इंस्टीट्यूशन की सर्वाइवल जो है पब्लिक सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। हमारे मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये चूँकि कॉलोनियल एक इरा से गुज़रे हुए हैं लंबे, और उसके अंदर जो एक लेगेसी कॉलोनियल पीरियड की थी वो किसी न किसी तरह से आगे ट्रांसफ़र होती रही है। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पब्लिक की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मीट करने के अंदर जो है वो हर्डल है, वो ये है कि हम अथॉरिटेरियनिज़म की तरफ ज़्यादा हमारा टिल्ट है उसकी निस्बत कि हम इनोवेशन पे, पब्लिक रिस्पॉन्सिव टू सिटीज़न जो है गवर्नेंस सिस्टम है उसके ऊपर हम उसको करें। एवोल्यूशन हुआ उसका, और उसका एवोल्यूशन ये सारे एरियाज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। डिजिटाइजेशन के बाद ये चीज़ें जो है वो उसकी स्पीड जो है वो पेस है वो बेहतर हुई है एज़ कम्पेयर टू एनी पीरियड बिफोर डिजिटलाइजेशन। उसकी रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन से लोगों का इंटरफेस विद द पब्लिक ऑफिशियल वो कम हो रहा है और सिस्टम के साथ जो है उनका इंटरेक्शन वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ डिजिटलाइजेशन हुई है वहाँ आपको वो जो क्रूड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या वो वैल्यू सिस्टम है उससे डिटैचमेंट ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन जहाँ जहाँ ये नहीं है वहाँ वहाँ आपको अभी भी वही अथॉरिटेरियनिज़म नज़र आता है। उसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी अक्सर आप देखते हैं कि वो पब्लिक सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पूरी दुनिया का एक्सपोजर हो गया है। लोगों को पता है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, गवर्नेंस अच्छा सिस्टम क्या होता है, पब्लिक के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नेंस सिस्टम ने क्या डिलीवर करना होता है। तो उसकी वजह से जो है ये डिमांड एंड सप्लाई जो पब्लिक सर्विस के अंदर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही है। सर, ई गवर्नेंस या डिजिटलाइजेशन की भी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह मोटर टैक्सेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आप पायनियर हैं, आपने जो ऑब्ज़र्व किया कौन कौन से चैलेंजेस थे उस वक्त? क्या स्टाफ जो है हमारा वो उसको अडाप्ट करने के लिए तैयार है या रेजिस्ट करते हैं अभी भी? देखिए, एक तो ये है कि जो टैक्सेशन है वो सारी दुनिया के अंदर कोई बड़ी प्लेजेंट जॉब नहीं होती। अगर आप लोगों से टैक्स मांगते हैं तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा जी मोस्ट वेलकम आए आप, हम बड़े इंतज़ार ही कर रहे थे आप टैक्स लेने के लिए आए। यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन पब्लिक सर्विस डिलीवरी
वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो लोग कहते हैं कि जो सारे डेवलप कंट्री वाली होनी चाहिए, बट जो टैक्स पेमेंट बिहेवियर है हमारा वो 1901 वाला है कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई टैक्स ना हो। पुराने दौर के अंदर जब टैक्स लगाया जाता था तो बड़ा एजिटेशन होता था लोगों का, लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर आपने जो कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी हुआ है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के अंदर और सिटीज़न के अंदर। गवर्नमेंट जो है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टन जो डिलीवरेबल्स है वो कमिट करती है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ देंगे, आपको सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये वो बेसिक 5 से 6 चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और ये 5-6 चीज़ें बेसिक है जो हम आपको अच्छी क्वालिटी की देंगे और आप उसके बदले में हमें टैक्स देंगे। तो जो बंदा अभी पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, जो इसके गवर्नेंस के पूरे सिस्टम को नहीं भी समझता, उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि गवर्नमेंट जो है अगर मैं उसको टैक्स देता हूँ तो उसके बदले में मुझे देगी क्या। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट उसकी एक्सपेक्टेशन तो बड़ी दूर की बात है, अगर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी नहीं पूरी करती, अगर उसकी गली के अंदर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, उसकी स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती, हॉस्पिटल में उसको मेडिसिन नहीं मिलती, तो एजुकेशन के लिए उसको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, तो वो समझता है कि वैल्यू फॉर मनी जो है वो नहीं मिल रही उसको, मैं जो टैक्स देता हूँ। इसलिए जब आप लोगों से टैक्स लेने के लिए जाते हैं तो लोग की जो है वो एक तरह से वो साइलेंट क्वेश्चन होता है उनका जब वो देते हैं कि जी अब हमें देते क्या उसके बदले में। अच्छा, अब उसके साथ एक तो ये, और उसके पास एग्रीवेट हो जाता है फर्दर जब टैक्स ऑफिशियल का बिहेवियर भी अच्छा ना हो, कि लोग कहते हैं कि एक तो पैसे दें, ऊपर से सर्विस ना मिले, और ऊपर से जो कलेक्शन करने के लिए आते हैं ये लोगों का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसको किस तरह से रिफॉर्म करना, कौन सा सिरा पकड़ेंगे कि ठीक होगा ताकि, तो सिरा सारी साइड से ही पकड़ा जाएगा। मतलब ये कि अगर आप ये कहें कि जी पब्लिक बिहेवियर कैसे ठीक होगा, तो मैंने कहा डिजिटलाइजेशन, ताकि लोगों का इंटरफेस जो है वो ऐसी चीज़ के साथ हो ही ना जहाँ ह्यूमन बिहेवियर का क्वेश्चन आए। नंबर 2, हम अक्सर टैक्स का जिक्र करते हैं, बट हमें टैक्स से ज़्यादा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह मैनेज करते हैं। अगर हम पैसा जो इकट्ठा होता है अगर हम उसको एफिशिएंट यूज़ नहीं करते और अगर हम उसको ज़ाया करते हैं और कोई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं बनते जो कि हमारी आने वाली नस्लों की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें, तो हम अपने पैसे की भी वेस्टेज बहुत सारा होती है। तो टैक्स की अच्छी कलेक्शन के साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद फिर हम टैक्स के ऊपर आते हैं, तो टैक्स जो है उसको कैसे रैशनलाइज़ किया जाए। तो टैक्स के अंदर जब हम कहते हैं कि जी टैक्स कल्चर का लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, टैक्स कल्चर, तो उसका मतलब क्या है? टैक्स कल्चर किसको कहते हैं हम? टैक्स कल्चर उसको कहते हैं कि वॉलंटरी कंप्लायंस हो टैक्स की, जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर होता है। तो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस ही टैक्स कल्चर होता है, अच्छा टैक्स कल्चर, जिसमें लोग खुद टैक्स देना चाहें और वो टैक्स चोरी करते हुए अपने आप को चोरी करते हुए गिल्टी महसूस करें कि मुझे स्टेट इतना कुछ दे रही है और मैं उसके बदले में टैक्स नहीं देता। तो ये इम्प्रूव करने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए हमें टैक्स बर्डन जो है उसको इंसाफ के साथ सबके ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। जो भी टैक्स देने का मिजाज है उसको देना चाहिए। आप ये देखते हैं कि जहाँ सैलरीड क्लास है तो बहुत ज़्यादा टैक्स देती है, बहुत सारी बिजनेस क्लास के ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ टैक्स जो है वो उसकी कंप्लायंस बहुत अच्छी नहीं है। तो बजाय इसके कि हम टैक्स रेट को बढ़ाते चले जाएं फॉर रेवेन्यू जनरेशन, हम टैक्स बेस को वाइड करते चले जाएं ताकि टैक्स रेट को कम करके नीचे लेके आएँ और इंसाफ के ऊपर मबनी एक टैक्स का निज़ाम हो जिसमें सब लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लगाया जा सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी किसी भी टैक्स मशीनरी के लिए कि इंसाफ कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए टैक्स के अंदर। और वो इस तरह ही होता है कि जी हम सोसाइटी के अंदर वेल्थ के, इनकम के, कंजम्पशन के, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। इसके पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करें। आपके पास घर में 2 कनाल के घर में रहते हैं, आपके घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपका 3 लाख रुपए बिजली का बिल आता है, तो ये कंजम्पशन भी हैं, इनकम भी हैं, एसेट्स भी हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि आप एक अमीर आदमी हैं। अगर आप टैक्स नहीं देंगे और उसके मुकाबले में एक सैलरी वाला बंदा जो वो टैक्स दे रहा है, जिसके घर में एक मोटर बाइक खड़ी है, 3 मरले के घर में रहा है और वो उससे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो फिर ये इंसाफ के ऊपर मबनी टैक्स का निज़ाम तो नहीं होगा। तो ये है कि टैक्स के निज़ाम के अंदर इंसाफ लेके आया जाए, डेटाबेस को बेहतर बनाया जाए। हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा अमीर कौन है, मिडिल क्लास कौन है और गरीब कौन है। जी सर। जिस तरह आपने डिटेल से बताया कि टैक्स मशीनरी का क्या काम है और फिर आगे ख़र्चों का क्या काम है और उसमें एक तवाज़ुन की ज़रूरत है। तो सर जैसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की थ्योरीज़ देखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हम नेशन स्टेट्स का देखते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल ये था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज,
कि अमीर से आपने टैक्स लेना है और सब में तकसीम करना है। सर आपने बात की कि कुछ सेक्टर टैक्स नहीं देते, और हमने जैसे देखा है कि टैक्स ऑफिशियल से भी जो बात होती है वो हम उनका नाम तो नहीं लेते 2-3 सेक्टर्स का, लेकिन वो अमीर सेक्टर्स हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी रहते हैं, लेकिन टैक्स चोर भी वो सबसे बड़े हैं। और जब उनसे बात की जाती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप टैक्स दें, तो वो कहते हैं हमें स्टेट देती क्या, हालांकि उनके पास अच्छी सहूलियात भी हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ जाएँ जिनके पास साफ़ पीने का पानी भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं सर, वो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस में पूरे टैक्सेस दे रहे हैं, जीएसटी में वो सारे टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन उनको मिलता भी कुछ, लेकिन वो इतना नहीं एहतजाज करते जितना कि हमारी पहले से प्रिविलेज क्लास है। एक वो प्रिविलेज भी सारी ले रही है, एक वो स्टेट के साथ कोऑपरेट भी नहीं करी टैक्स देने में, तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे? और वो प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। देखिए, अगर आप किसी का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या किसी बिज़नेस का नाम ही लें, तो आप सेक्टोरल एनालिसिस तो कर सकते हैं। तो 3 बड़े इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं, एक सर्विसेज सेक्टर है, एक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और आपका एक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एग्रीकल्चर जो है तकरीबन 22-23% है आपका जीडीपी का, और वो तकरीबन 1.5% टैक्स या 2% के करीब टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसके ऊपर हैं। जब आप एग्रीकल्चर से बात करेंगे, वो कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस की आप बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कंजम्पशन के ऊपर तो मैं दे रहा हूँ, बहरहाल फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन जो बनेगा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि वो रिसोर्स जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम और ज़्यादा मजबूत करें, वो टैक्स देने के काबिल हो। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच इज़ अराउंड 24-25% ऑफ द जीडीपी, और वो तकरीबन 72% ऑफ द टोटल टैक्स देता है, जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स का उसके अंदर। तो ड्यू टू डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इंडस्ट्री चूँकि उसकी ट्रेल होती है, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करता है, बेचता कहाँ से है, तो उसका ट्रैकिंग जो है रिलेटिवली आसान है। तो वो कंट्रीब्यूटर है मेजर, जो कि डिसएडवांटेज पोजीशन के ऊपर है, और वो एम्प्लॉयमेंट देता है। आप देखें इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। एक इंडस्ट्री लगती है, उस इलाके के पूरे के इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, सबको रोज़गार मिलता है वो। तो तीसरा है सेक्टर, वो है सर्विस सेक्टर, जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी है। वो सेक्टर के अंदर सब कुछ आ जाता है, और उसके अंदर रिटेल जो काम करने वाले वो भी लोग हैं, उसके अलावा और सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। हर जगह पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें किसी भी जगह के ऊपर उनकी जो बिज़नेस का क्वांटम है उसको डिटरमिन करना खासा मुश्किल है। एक बंदा आपको कोई चने की मिल जाता है, फ़लाँ जी चने बेच रहा है, तो कहने को तो ये चने बेचने वाला है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठ के देखें तो सारे महीने के अंदर वो कितने पैसे कमाता है, तो वो कई जगह पे करोड़ों रुपया कमा रहा है। क्योंकि वहाँ संडे को चले जाएँ, सैटरडे को चले जाएँ, सुबह रश, शाम को रश, दोपहर को रश, तो और वो शाम को थैले में डाल के पैसे ले जाता है, और वो किसी ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट कर देता है जहाँ से आप उसको ट्रैक ही नहीं कर सकते उसकी इनकम। तो ये हमारा चैलेंज है कि हम सर्विस सेक्टर को इस तरह से कवर करें कि उसके अंदर जितनी टैक्स एवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है वो कम से कम हो सके। तो ये चैलेंज सर, इसमें अभी जो आप बात करें, इंडिया में बड़े रेवोल्यूशनरी कुछ मेजर्स लिए गए हैं अभी। जिस तरह उन्होंने एक ठेले वाला जो है वहाँ पे भी QR कोड, और वो सारी जो उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको कोशिश की है कि आप फॉर्मल करें उसको। ये हमारे यहाँ जो डिजिटलाइजेशन नहीं है उस तरह से। सर, इसमें जो टैक्सेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, आप अभी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, जो एडहॉक रेवेन्यू टूल्स के तौर पर ही हम देखेंगे ना उन्हें, कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा नॉन फाइलर, तो जो है वो उसके कैश विड्रॉल के ऊपर लगा दें टैक्स ज़्यादा, या जो हमारे यहाँ रिसेंट कोई 1-2 साल पहले एक आया कि सिम ब्लॉक्स कर दें आप को, इस तरह के प्रेशराइज़ करके। तो क्या ये प्रेशराइज़ करके गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? इसका कितना आउटकम निकला है अब तक? क्या लोग जो हैं वो जो टैक्स लूप जो है फॉर्मल उसमें आए हैं, या ज़्यादा उन्होंने जो है वो अपने चोर दरवाजे निकाल लिए? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेरी टैक्सेशन है, जिसके अंदर जो बंदा, जिसको जो नज़र आता है वो कहता है ये सामने जो बंदा जा रहा है इसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए मुझे, या इसके पास गाड़ी है तो ये अमीर लोगों में शामिल होता है, चाहे वो घर के 6 फर्द तो सारे मिल के वो गाड़ी को यूज़ कर रहे हो। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि इनकम, एसेट्स और एक्सपेंडिचर्स और जो कंजम्पशन जो है इसके ऊपर हम मॉनिटर करते हैं किसी की वो। तो जो आप बात कर रहे हैं वो टैक्स जो है पूरी एक किसी भी कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा होता है। पहले तो सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक जो प्लानिंग करते हैं आप उसके अंदर ये सारा कुछ ही देखते हैं। आप उसके अंदर देखते हैं कि कौन सी टैक्सेशन जो है वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी,
और कौन सी टैक्सेशन है जो ग्रोथ को प्रमोट करेगी। टैक्सेशन इज़ नॉट जस्ट अ टूल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इंसेंटिव दे देते हैं कि जी हाँ मैं टैक्स कम कर रहा हूँ, तो वो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी। और किसी जगह के ऊपर अगर आप आर्बिट्रेरी टैक्सेशन करते हैं तो उस सेक्टर की वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। तो टैक्स पॉलिसी हमारा हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है, और ये एक फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ उसको लिंक करके एक टैक्स पॉलिसी बनाना आज भी हमारा एक ख्वाब है। और वो जब हम इसको करेंगे तो तब हम ये देखेंगे कि हम कौन से इंसेंटिव, मसलन अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएं तो आपको शायद हो सकता है कुछ करोड़ रेवेन्यू आ जाए, बट स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कंप्यूटर महंगा हो जाएगा, स्टेशनरी महंगी हो जाएगी, पेन महंगी हो जाएंगे। तो आपने ये देखना है कि नेगेटिवली अगर तो रेवेन्यू तो आ रहा है बट वो उसको करेगा, इम्पैक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री की एग्जांपल दी कि अगर आप इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगा देंगे 72% अगर आप उनसे ले लेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो इंडस्ट्री बंद होगी तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्राइम रेट बढ़ेगा तो क्राइम कंट्रोल मशीनरी के ऊपर आपका टैक्स वो खर्च पर, तो पूरे का पूरा एक साइकिल जनरेट हो जाता है, नेगेटिव साइकिल जनरेट होता है। जो पॉलिसी मेकर है उसने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मसलन आपने सुना होगा एक बड़ी एग्जांपल कि जी ब्रिटिश इरा के अंदर, दिल्ली के अंदर उन्होंने देखा कि सांप बहुत ज़्यादा घरों के अंदर निकलने शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो बंदा भी सांप मार के लाएगा हम उसको इतना इनाम देंगे। तो 3-4 महीनों के अंदर जो है वो सांपों की तादाद कम होगी, और उसके बाद फिर सांपों की तादाद बढ़नी शुरू होगी क्योंकि लोगों ने घरों में सांप पालने शुरू कर दिए कि तो हमें इनाम मिलता है। तो जो हमने एक इंसेंटिव क्रिएट किया था कि टैक्स जो बंदा लेके आएगा, जो सांप मार के लेगा उसको इनाम देंगे, वो लोगों के लिए इंसेंटिव बन गया कि वो सांप रखने शुरू कर दिए कि अच्छा घर में 100 सांप रखो, मारो जाके दो, गवर्नमेंट को दो और पैसे लो। तो इस तरह की हमारी टैक्स की पॉलिसी भी बनती है कि हम वो एक सांप को मारते हैं तो 10 और सांप पैदा हो जाते हैं। तो हमें, मैं अगेन उसके ऊपर करूँगा कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स नॉट ओनली एज अ टूल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बट ऑल्सो एज अ टूल फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ को वो करे ताकि आपकी इकोनॉमी के सेक्टर भी जो है वो ग्रो करे। उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है जो वीक एरिया उसको उठाएं, वहाँ टैक्स इंसेंटिव दें और उसको हम ऊपर उठाएं। जी सर, बिल्कुल सर, जैसे आपने बात की कि पूरा होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और जैसे आपने कहा सिर्फ उसका काम एक्सट्रैक्शन ही नहीं होना चाहिए। जैसे इरफान हबीब है, उन्होंने मुग़ल इराक़ की एग्रेरियन इकॉनमी पे बड़ा काम किया है। उन्होंने ये बात की है कि मुग़ल जो इकॉनमी थी उसका आखिर में एंड इसलिए हुआ कि वो जितनी भी सरप्लस वैल्यू थी उसको वो रेवेन्यू के तौर पे एक्सट्रैक्ट करते रहे पेजेंट से ऊपर, उसकी वजह से वो काफ़ी एग्रेरियन इकॉनमी उनकी बैठ गई। तो उस किसी भी सेक्टर को हमें जो है प्रोपोर्शनेट तरीके से करना चाहिए। और उसमें अगर जो बात है जो आपने कहा कि जिसमें आपने बात की कि प्रोविंशियल, फेडरल, प्रोविंशियल और तीनों के साथ मिलकर हमें करना चाहिए, तो सर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि और हम भी जब वोट देते हैं, जिसके आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, तो वो इख्तियार हम अपने नुमाइंदों को देते हैं कि लेजिस्लेटिव के पास सिर्फ इख्तियार है कि वो टैक्सेशन कर सकती है क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर क्या लेजिस्लेटर उतना रोल प्ले करते हैं? क्या डिबेट्स होती हैं? क्या बजट से पहले हमारे जो मीडिया है, ख़ासतौर पे जो सिविल सोसाइटी है, उसमें बजट की प्रपोजल डिस्कस होते हैं? वो बजट के प्रपोजल कितने जो हैं वो हमारे उस तक जाते हैं, पार्लियामेंट तक जाते हैं? पार्लियामेंट में कितनी इनपुट्स ली जाती हैं, या जस्ट ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कुछ 5 एक्सपर्ट बैठ के, टेक्नोक्रेट्स बैठ के बजट बनाते हैं? दोनों बजट के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? मतलब टेक्नोक्रेटिक बजट का क्या फ़ायदा है, और जो लेजिस्लेचर के थ्रू पूरी डिस्कशन के साथ हो उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, एक तो ये कि उससे भी पीछे एक स्टेप और चले जाएँ। जो लेजिस्लेटर्स हमारे हैं उनको ज़रूर ये, वो एक तो ये कि हमारे देखें लेजिस्लेटर जो है ना वो पब्लिक के सेंटिमेंट की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट की जॉब पक्की है, उसने काम करना है, उसको इतनी इन चीज़ों से गर्व नहीं होती इतनी ज़्यादा। जो लेजिस्लेटर होते हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, लोगों ने उनसे शिकायत करनी है। वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इस सिस्टम के अंदर वो हम ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक। तो सिस्टम जहाँ तक बात है उसमें ये सारी की सारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही आनी चाहिए, और वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, उसको लेके असेंबली में पहुँचते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट उनको एक और चीज़ की भी ज़रूरत है क्योंकि आजकल सारा फैसला जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जाती है, वो डेटाबेस के ऊपर की जाती है। उसमें आपको
ब्यूरोक्रेसी के साथ एकेडमिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो जो अगर आप इन मुल्कों के अंदर देखते हैं तो वहाँ थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो रिसर्च करती हैं एक एक चीज़ के ऊपर। जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो वो गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लेके जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्सेशन या गवर्नमेंट के जो मेयर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो जब लेजिस्लेचर्स के पास जाते हैं, वहाँ कमेटीज़ बनी होती हैं, आपको पता है असेंबली के अंदर, वहाँ बिल जाने से पहले कमेटीज़ के अंदर बड़ी स्टेक होल्डर की रिप्रेजेंटेशन होती है, डिस्कशन होती है। तो अल्टीमेटली कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो लेजिस्लेटर ही है, बट लेजिस्लेटर के साथ ब्यूरोक्रेट, उसके साथ थिंक टैंक्स, उसके साथ एकेडमिया, उसके साथ उसके जो इलेक्ट्रेट्स हैं जो वहाँ के, वो सबको एंगेज करके जब वो जाएगा तो फिर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी, पब्लिक रिस्पॉन्सिव से वो मली डिसीजन होगी। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा कि जी ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें बहुत सारी होती हैं वो टेबल के ऊपर जो बहुत सारा काम होता है उसमें एकेडमिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप देखें कितनी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ स्टूडेंट पीआईडी के जिनको ये कहा जाए कि गवर्नेंस का ये प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का ये इशू है, इसके ऊपर रिसर्च करें, नारकोटिक्स का यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करें, या हमें जो लोग हैं वो रमज़ान के अंदर बहुत कंजम्पशन होती है जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती है। हम कहते हैं रमज़ान में ये लोग कितने ज़ालिम हैं। देखें जब आप कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो उसमें दुकानदार का सिर्फ तो नहीं कसूर। तो हम आप जो लोगों से अपने एकेडमिया से रिसर्च तो करवाएं कि यार ये देखें इस महीने के अंदर, मुबारक महीने के अंदर ये गैर मुबारक काम क्यों होता है। तो ये सारे के सारे लोग जो है ये एकेडमिया ने करने हैं, ये काम करके लेके जाएं तो फिर लेजिस्लेचर इफेक्टिव होंगे। सर अगर कॉलोनियल इनहेरिटेंस की बात की जाए, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ासकर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसमें हमें कभी अगर देखें तो मुगल्स के दौर में जो मनसबदारी सिस्टम था और ब्रिटिशर्स जो थे वो इम्पर्सनैलिटी की बात करते थे। ये इस तरह नहीं लगता कि हमारा जो सिस्टम है वो 2.0 है मुगल्स ब्रिटिश सिस्टम, और उसमें जो पॉलिसीज़ बनती रही हैं वो तो ऑब्वियसली जो सिटीज़न सेंट्रिक नहीं थी, ना ब्रिटिशर्स को इनसे सरोकार था, वो वेलफेयर के लिए तो नहीं आए थे। मुगल्स जो थे वो भी एक एलीट जो क्लास थी उसी के बारे में सोचते थे। तो हम भी आज अभी तक जो है वो उसी सिस्टम के अंदर ट्रैप्ड हैं या उलझे हुए हैं, या वो स्ट्रक्चर जो है उसी को लेकर अभी तक चल रहे हैं हम। देखिए ये इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात है कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन अगेन ये अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हायरार्की होती है, ऊपर क्या बॉस होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग ही ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे 4 बंदों को बिठा दें तो जो सीनियर बंदा बात करेगा सारे कहेंगे सर आपने कमाल कर दिया, आज क्या खूबसूरत बात कर दी। तो फैसला कहाँ से होना है? वहाँ जब इस तरह का अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होगा जिसमें लोग जो हैं वो अपने सीनियर से या अपने बॉस के जो मूड को देख के उसके मुताबिक बात करेंगे, तो वो उसकी बात जो है कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि अगली दफ़ा उसको मीटिंग में बिठाएंगे भी नहीं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर ये कोलैबोरेटिव होना चाहिए। इसमें जब हायरार्किकल नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। इस वक्त ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग ऐसे ही होती है कि जो ऊपर बॉस ने कह दिया होगा। कोलैबोरेटिव होगा तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन आपके पास आएंगे, आपको पता चलेगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगी आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें होंगी। और आगे फिर वो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी आजकल दुनिया में ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और थर्ड सेक्टर, जिसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें से देखें कि ये काम कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। मतलब आप अखुवत एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्ड सेक्टर। वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, स्कूल चलाती है, और बहुत सारी है, ईदी फाउंडेशन है जो काम करते हैं। ये वो काम है जो कि थर्ड सेक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट आएगा या जहाँ एफिशिएंसी की बात आएगी, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा करता है। जी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट। तो अभी जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जैसे आपने कहा कि जो मुगलों के दौर के अंदर होता था, तो उस दौर में तो ये तसव्वुर नहीं था। अभी जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर बेस पे, वो इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट से और वो उस चीज़ को आगे करेंगे जहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। एयरलाइन चलाना, ट्रेन चलाना प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है। कमर्शियल सर्विसेज हैं जो प्योर गवर्नेंस है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, टैक्स कलेक्शन है, ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं आप दे सकते, ये पब्लिक सेक्टर ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो इस तरह करेंगे। सर इसी से इनहेरिटेंस से जो बात की इन्होंने, तो हम ब्रिटिश सिस्टम देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी का जो आया है, इससे आप गुजर के आए, मुकाबले का इम्तहान दिया,
तो वो बड़ा मेरिटोक्रेसी पे बेस करता है। आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। आप बिल्कुल एक मेरिट से होते होते जा रहे होते हैं, पूरा आपको रूल सिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप फील्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसके बाद आप अपने बॉसेस को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने की कोशिश, और एक तीसरा फैक्टर अब आ गया है, आप सोशल मीडिया के अंदर अपना क्लाउड बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाने शुरू करते हैं कि मैंने ये छापा मारा। आप वहाँ पे वो बात नहीं बताते कि मैंने 50 जगह पे ये गलत काम हो रहा था, जो एक आपने पकड़ा आप उसको दिखाते हो, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा एक क्लाउड बने, ताकि मेरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो मेरे कुछ इख्तियार उस पर है। तो क्या देखते हैं, जहाँ से सिस्टम शुरू हुआ वो मेरिट पे था, लेकिन जब फील्ड में आया तो उसने ये हर तरफ आर्बिट्रेरी सिस्टम देखा। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है गवर्नेंस पे? देखिए, एक तो ये कि जो मेरिट जिसकी आप बात करते हैं वो रिक्रूटमेंट की हद तक का मेरिट था कि जब आप हायरिंग जब लोगों की करते हैं तो वो आज के दौर में वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया हुआ है, क्योंकि अब हमें क्वांटिफिकेशन जो है मेरिट की वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गई है। हम उसके डिग्रीज देखते हैं, नंबर देखते हैं, उसके एजुकेशन परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो देखते हैं। असेस करना रिलेटिवली वो आसान है, उसकी क्वांटिफिकेशन आसान है, तो रिक्रूटमेंट तो रिलेटिवली बेहतर हो गई है। लेकिन जो परफॉर्मेंस का मसला है उसकी वजह ये है कि जिन आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एग्जांपल दी, तो मार्गरेट थैचर के दौर से ये हुआ कि उन्होंने कहा ये जो जॉब्स फॉर लाइफ है ना, ये सिस्टम ठीक नहीं है। जब आप एक बंदे को पक्की नौकरी देते हो और पता है कि वो 60 साल तक उसने करनी है, एंड देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और नौकरी भी पक्की है, अकाउंटेबिलिटी का भी कोई एलिमेंट नहीं, तो वो काम क्यों करेगा? और जब उसको ये पता होगा कि मेरे साथ वाला बंदा जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग ले रहा है, ड्यू टू जो आपने कहा कि सोशल मीडिया का वो भी करता है यूज़, और वो बाकी चीज़ें भी करता है, और स्ट्रीट स्मार्ट भी है, तो वो क्यों करेगा काम? वो इस काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा जो कि उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है वो ज़्यादा देगा। इसका देखिए सोल्यूशन जो है दुनिया में अभी सोचते हैं वो ये है कि ये जॉब फॉर लाइफ का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होनी चाहिए। आप 2 साल का 5 साल का ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, उनको 7-5 साल के बाद उनके हाथ में डिलीवरेबल्स पकड़ाएँ कि ये आपके डिलीवरेबल्स हैं, और 5 साल के बाद हम असेस करेंगे, इन डिलीवरेबल्स सामने रखेंगे और हम थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाएंगे कि आपने इन डिलीवरेबल्स के ऊपर जो काम किया आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर आपका स्कोर 70-80% से ऊपर है तो आप अगला 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वरना किसी और को चांस दें जो इस तरह से है। तब आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा कि मैं काम करूंगा तो मैं आगे रहूंगा। सारी देखें जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादातर बहुत सारी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जॉब फॉर लाइफ का कॉन्सेप्ट दुनिया से ख़त्म हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी। ये जॉब फॉर लाइफ जहाँ जहाँ भी है वहाँ परफॉर्मेंस का इशू है। ये नहीं कि बहुत सारे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्री में सब में ये हो गया। अब चले जाए यूरोप के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, जर्मनी के अंदर जो है वो अभी भी 66 ईयर करियर लॉन्ग है, हमसे भी 6 साल उनकी नौकरी ज़्यादा है। तो लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम जाके लोगों से सुने तो वो पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना तो ये इनोवेटिव हैं, ना इनकी सोच के अंदर वो कोई ऐसी चीज़ है कि हम कोई चीज़ें रिफॉर्म करें। सो ये चीज़ें जो है हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी पब्लिक सेक्टर के अंदर, और परफॉर्मेंस बेस्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ जॉब जो अब तक नहीं होगी, और उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो थर्ड पार्टी करेगी या पब्लिक का ओपिनियन भी उसके अंदर शामिल होगा, वो भी बताएगा कि साल में इस बंदे की कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो इसके ऊपर जब तक नहीं होगा तब तक उसके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं क्रिएट होगा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। ACR तो फेल हो चुकी हैं। ACR का देखें, वो ऐसी ACR है कि जिस ACR के अंदर लिखा है कि जी इसका पब्लिक बिहेवियर के साथ कैसा है, उसका जो है नॉलेज डिपार्टमेंट के बारे में कैसा है, वो उसका नाम है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जब होता था तो वो कॉन्फिडेंशियल इतनी होती थी कि बंदा अफसर के सामने रखता था, कहता सर हुणे मेरे सामने लिख दो, मैं ज़रा जाना जल्दी, तो वो साहब उसके सामने लिखता था, कहता 10 की लिखा हूँ, कहता सर एज लिख दो सारा, तो वो ए में लिख के दे देता था। तो ये अगर ऐसी परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी है, और आप ये देखें परफॉर्मेंस असेसमेंट है क्या, आप सीनियर और जूनियर के दरमियान में अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो परफॉर्मेंस असेसमेंट अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं अच्छा। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट तो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो जिनके ऊपर सर्विस डिलीवरी हो रही है उनका भी कंट्रीब्यूशन हो 380 डिग्री, कि आपका जो आपके नीचे काम करने वाले वो भी आपके बारे में बताएं, आपके कोलीग्स भी बताएं, आपके सीनियर भी बताएं, और आपके जो पब्लिक है जो वो भी बताएं, सिटीजन भी बताएं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। और वो फिर यही बात है कि उसकी क्वान्टिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, और वो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिफिकेशन। मेरिट सिर्फ जो है वो रिक्रूटमेंट पे नहीं होनी चाहिए, मेरिट उसकी पूरी सर्विस के दौरान प्रिवेल करनी चाहिए। पूरा मल्टीपल स्टेक होल्डर्स गवर्नेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। सर अगर साउथ एशियन सिंड्रोम की बात की जाए, इसमें पॉलिटिसाइजेशन, पेटी करप्शन या हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात अगर हम करते हैं,
तो एक चेंज हमने इंडिया में ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट की, जिसमें पंचायत सिस्टम जो लेके आए और उसको बहुत स्ट्रेंथन किया और उसके बड़े पॉजिटिव आउटकम्स निकले हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो भी कहता है कि एफिशिएंसी उनकी इन्हेंस हुई है और कॉस्ट वगैरह जो है वो उसमें कमी आई है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा वीक है, पावर्स हमारी सारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में अगर हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दें तो उससे हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा, उन्होंने जो है वो वोट भी लेना है। एक जो सिविल सर्वेंट है तो उसका तो वो इम्पर्सनैलिटी, जिस तरह मैक्स वेबर जो कहता है कि इम्पर्सनल होना चाहिए, तो बड़ा डिफरेंस है उसमें ह्यूज। देखिए अब जो आपने एग्जांपल दी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सारी दुनिया के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो लोकल लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है और वो जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जाती हैं उसके अंदर जो डिलेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड है सारी दुनिया के अंदर के इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए। अब मसलन मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी देखें 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ हमारा बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में इसी तरह का है। जर्मनी के अंदर है, यूके के अंदर नहीं है। यूके के अंदर वो फेडरल एंड सीधा लोकल गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट है। सो जहाँ भी है, अगर यूके के अंदर नहीं है बट उन्होंने उनकी लोकल गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, आप देखें कि वो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के पैरामीटर्स को पूरी करती है। उनके जो लोकल गवर्नमेंट का तमाम रेवेन्यू है उसमें 62% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रीब्यूशन है और तकरीबन को 32% जो है वो पार्किंग चार्जेस हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ों से ही वो अपने लोकल गवर्नमेंट के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंसेस का जो है वो 3-4% है सिर्फ, और पार्किंग चार्जेस जो है वो उससे भी इनसिग्निफिकेंट है। तो अभी डिपेंडेंस का ये रेशो आप देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी जो टोटल बजट है या रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसका 20% जो ओन सोर्स रेवेन्यू है, 80% फेडरल गवर्नमेंट से आता है, फेडरल डिविजिबल पूल से आता है, जो कि हाँ जो एनएफसी कमीशन के थ्रू। और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है विच इज़ नॉट इलेक्टेड इन पाकिस्तान, वो भी ब्यूरोक्रेटिक रन है। तो व्हाट इज़ फन ऑफ क्रिएटिंग अ लोकल गवर्नमेंट इफ इट इज़ नॉट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट? इधर भी सरकारी अफसर है तो उधर भी सरकारी अफसर, तो लोकल गवर्नमेंट किस चीज़ की हुई? तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट हो, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो, तो तब वो परफॉर्म करने के लिए बेहतर भी है। अगर पाकिस्तान में कभी तजर्बे हुए भी हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हुई तो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। उनके पास अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पैसे, यानी अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए मैंने देखा है कि लोकल गवर्नमेंट के बंदे जो हैं वो घूम फिर रहे हैं कि जी हमारे पैसे ट्रांसफ़र करें, अगले महीने हमारे स्टाफ को सैलरीज नहीं मिलेंगी। सो लोकल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट 80% डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यूज़ के, और लोकल गवर्नमेंट तो टोटली ऑलमोस्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जब हम करेंगे इन तीनों के ऊपर, तो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इनके दरमियान में वो इस तरीके से करें कि तमाम लोकल मैटर्स लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, जो प्रोविंशियल मैटर है वो प्रोविंशियल, तो फिर आई थिंक कि ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा। जो आयशा जलाल भी ये बात करती हैं कि जो हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर था ना, वो हमने लिया है कलोनियल, जो कि एक्सट्रैक्टिव है और ब्यूरोक्रेटिक है। लेकिन जो पोस्ट कलोनियल स्टेट्स हैं उनका अब जो गोल हैं वो हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के और वेलफेयर के। तो जो गोल्स हैं और जो मॉडल है उन दोनों में आपस में कनेक्शन नहीं है, तो कैसे ये कनेक्शन हो सकता है? तो देखिए अब ये बात ये है कि जब तक आपका सोशल स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता ना, तो आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं होता। आप डेमोक्रेसी के लिए जिस सोशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आप देखें, आप वेस्ट के अंदर देखें, एनलाइटनमेंट की मूवमेंट चली और वहाँ रेनेसांस की मूवमेंट चली और उसके अलावा बहुत सारी अवेयरनेस की मूवमेंट चली। इन सारी मूवमेंट का मकसद ये था कि जो पावर सेंटर कर रही थी वो रॉयल्टी के अंदर या चर्च के अंदर, उसको फिर लोगों ने अपने पास मिले, तो एक सोशल स्ट्रक्चर लोगों के अंदर अवेयरनेस भी डेवलप हुई। तो जब सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, प्रोएक्टिव सिटीज़न पार्टिसिपेशन होती है सारे मैटर्स के अंदर, तो डेमोक्रेसी भी तभी कामयाब होती है। एक फ्यूडल और ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जहाँ आप लोगों का माइंडसेट ही फ्यूडलिस्टिक हो या ट्राइबलिस्टिक हो, वहाँ
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आप एक सिस्टम को इंस्टॉल भी कर दें तो वो उसी तरीके से चलेगा जो लोगों का माइंड सेट होता है। तो सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर ये होती है, आप एजुकेशन करें लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से नहीं, सिर्फ आपके घरों से भी होती है। आप, मेरे तो यही ख्याल है कि हमें मैसिव लेवल के ऊपर लोगों की एजुकेशन करनी चाहिए। हमें लोगों को जिस तरीके से सारी दुनिया के अंदर हुआ है कि सोशल डेवलपमेंट हुई, लोगों को पता चलना चाहिए कि ट्रैफिक के इशू स्कूलों के अंदर बताएं कि ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं। देखें, अगर ट्रैफिक का मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर कोई बंदा ट्रैफिक के सिग्नल की वायलेशन करता है तो अगर आप उसको 2,000 रुपये जुर्माना करते हैं, तो अगर उसके साथ उसका बच्चा बैठा हुआ है तो उसको 10,000 जुर्माना करें, क्योंकि उस बच्चे को भी वो ख़राब कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये। तो जब तक हर जगह के ऊपर, हर लेवल के ऊपर जब हम सोशल मॉडलिंग नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे आपकी सोशल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अभी इसके ऊपर स्पेंडिंग करें कि हमारी सोसाइटी जो है उसकी ग्रूमिंग कैसे करें उन चीज़ों के ऊपर, ताकि फिर हम इसके ऊपर देखें। दुनिया में ज़रूरी नहीं कि डेमोक्रेसी ही सक्सेसफुल सिस्टम है, दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम है, बट सोसाइटी की जब इम्प्रूव हो जाती है तो देखा जाता है कि बहुत सारे सिस्टम जो है अदर दैन डेमोक्रेसी, जैसे सिंगापुर है तो वहाँ बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की, पैटर्नलिस्टिक किस्म की डेमोक्रेसी है, जो ये भी बताते हैं कि अगर आप घास पे चलेंगे तो जुर्माना होगा, अगर आप फ्लश नहीं करेंगे तो ये इतना जुर्माना होगा, अगर आप चिंगम फेंकें तो इतना जुर्माना होगा। इस किस्म की डेमोक्रेसी भी है, तो वो चलती है इसलिए कि सोशल डेवलपमेंट वहाँ हुई हुई। हम देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह एलिजिडली डिप्रेशन की वजह से कहा जाता है कि सुसाइड्स होती रहती हैं, डिप्रेशन वैसे भी हर तीसरे ऑफिसर में है, तो इसके लिए क्या कोई एनुअल साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, या वो भी इसी तरह जिस तरह आप ACRs की बात करें कि जस्ट फॉर्मेलिटी है, तो क्यों ये एक रेशो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है? आई थिंक पब्लिक सेक्टर के अंदर जो वर्क लाइफ बैलेंस का इशू इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ इशू ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है उसका बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो दफ्तरों के अंदर बंदा काम कर रहा होता है वो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम करता है, सारा काम इसको दे दो। जो नालायक है उसको, वो बड़ी लाइफ अच्छी इंजॉय करता है, वो कहते हैं तो है ही नालायक है, इसको क्या काम देना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का ये है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है कि लोग 8-8, 10 बजे तक काम करते हैं, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का उसके ऊपर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है कि लोग 8 घंटे काम करें। अब आम पब्लिक की परसेप्शन ये है कि सरकारी अफसर तो काम ही नहीं करते, 10 बजे दफ्तर आते हैं और 2 बजे जाके पता करें तो कहते हैं मीटिंग अटेंड करने। तो यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस का कहाँ इशू होगा। यहाँ ये है कि हमें सारे की सारी जो वर्क फोर्स है उसको पता होना चाहिए कि मैं सुबह ऑफिस जाना है तो मेरे आज काम क्या है, और उसके शाम को पता होना चाहिए कि उसने अपना जो इसके ज़िम्मे काम है वो करके गया या नहीं गया, वो फाइलें कितनी छोड़ के चला गया है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी। आप देखें कि 8 घंटे बहुत अच्छे हैं इन कामों के लिए जो इनके पास होते हैं, उसको एफिशिएंटली यूज़ करें और सुबह से लेकर शाम तक आप सारे काम करें, तो मेरा ख्याल है वो 8 घंटे से पहले भी काम ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा काम उस तरह से नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों के अंदर सरप्लस वर्क फोर्स है, कम नहीं है, सरप्लस वर्क फोर्स है, ये प्रॉब्लम है। ज़बरदस्त। सर, एक जो आपने बात की थी कि हम प्रॉपर्टी टैक्स की आपने बात की थी रेशो की, तो हम लास्ट में आपसे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी टैक्स के भी रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, तो एक आम तौर पे ये बात की जाती है कि जी पंजाब को हम ले लेते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कंपेयर कर रहे थे एक इकोनॉमिस्ट केरला स्टेट के साथ, जो कि पंजाब के मुकाबले में काफ़ी छोटी है, उसका हमसे कोई 5 से 6 गुना ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स इतना कम क्यों कलेक्ट होता है और क्या वजह, क्या हमें असेसमेंट की इनएफिशिएंसी है या क्या वजह है इसमें? एक तो ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम कंपेयर करें पंजाब को, तो पंजाब इस वक्त सारे सूबों से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है। सिंध जो है वो तकरीबन 2 अरब रुपया इकट्ठा करता है पूरे सूबे से। KP जो है वो 2 अरब रुपया इकट्ठा करता है। बलोचिस्तान में बहुत थोड़ा है। पंजाब जो है इस वक्त तकरीबन इस साल का जो टारगेट है वो 35 बिलियन का है। तो 35 बिलियन फिर जो आप जब इनको कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों के हिसाब से, टैक्स टू GDP रेशो के हिसाब से या प्रोविंशियल GDP से, ये बहुत लोअर लेवल के ऊपर है। अब इसकी एक रीज़न ये है कि जो मैंने पहले आपको बताई कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट हो तो वो पैसे, ये देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठी करती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये लोकल गवर्नमेंट को जाते हैं, और लोकल गवर्नमेंट जो है उन पैसों से आप लोगों को तनख्वाह देती है। तो दैट्स ऑल, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर ये लोकल गवर्नमेंट को खुद टैक्स लगाने का इख्तियार हो
तो तब वो जाके लोगों को कहेंगे जी देखें ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर हमारी वेस्टेज होती है बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्शन की और एक्सपेंडिचर की, एक तो ये कंट्रोल होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट जब डिलीवर करेगी तो लोग उनको खुशी से देंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों के ऊपर ओवर टैक्सेशन भी है, मसलन प्रॉपर्टी के ऊपर हम भी टैक्स ले रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की टैक्सेशन है वो रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लेती है जो किराए के ऊपर आती है, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स। अब एक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो भी टैक्स लेती है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सर्विसेज के नाम पे टैक्स लेती है। उसके अलावा जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है। फिर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्सेस हैं वो तकरीबन 5-6% किस्म के वो भी टैक्सेस हैं। सो इतने सारे टैक्सेस जब प्रॉपर्टी के ऊपर लगाएंगे तो एनुअल रेकरिंग टैक्सेस के जो है वो काफ़ी स्कोप कम हो जाता है। सो ये ज़रूरी है कि बाकी टैक्सेस को कम किया जाए। मतलब प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर अगर कम से कम आप टैक्स लगाएंगे तो लोग जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को खुशी से ट्रांसफ़र कराएंगे। आज आपने प्लॉट ट्रांसफ़र कराना हो तो आपको 15-16 लाख रुपए लग जाता है, और अगर 2 लाख में ट्रांसफ़र होता हो तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन होगी तो आप फ़ौरन ट्रांसफ़र करवाएंगे, टाइटल क्लियर होंगे, फिर आप उससे वो पैसे एनुअल रेकरिंग टैक्स के अंदर कलेक्ट करें जो आपने वन टाइम टैक्स के अंदर कलेक्ट किए। तो स्ट्रक्चर ठीक करने वाला है। सर रैपिड फायर करते हैं आपसे। आप जिस तरह किंग्स कॉलेज लंदन से भी क्वालिफाइड हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए लाहौर या लंदन, तो कौन से इन दो सिटीज़ में से जो आपका फेवरेट है? लाहौर। ऑब्वियसली लाहौर तो लाहौर है जी। देखिए लंदन में 10 बजे आपको कोई दुकानें नहीं मिलती, यहाँ 2:30 बजे फूड पांडा वाले जो हैं वो डब्बे लेके जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, सर्दियों में भी खा रहे हैं, रमज़ान में खाते हैं, फिर थक के ईद पे खाते हैं, फिर ईद के बाद जो है कहते हैं सारे रोज़े रखे हैं तो आप फिर खाते हैं, फिर शादियों का सीज़न आता है खाते हैं। इस तरह की दुनिया में खुश खुराक और खुश रहने वाली कौम दुनिया में नहीं होगी कहीं। ज़बरदस्त। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी। फूड की अगर बात करें, अभी आप खुश खुराकी की बात करें, निहारी या हरीसा, आपको इनमें से अगर कोई पसंद हो तो? ये तो मजबूरी में निहारी में पसंद कर लूँगा। लाहौर की निहारी है, कराची की निहारी है? लाहौर की निहारी। ठीक। सर बुक वन मस्ट रीड जो आपकी फेवरेट हो और आप आगे रिकमेंड भी करेंगे ये तो लाजमी पढ़नी चाहिए सर? वो कन्फेशंस ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन। ठीक। सर मौसीकी से आपको लगाव अगर हो तो लता मंगेशकर या नूरजहां, इनमें से आप किसको? नूरजहां। देखिए उसकी बड़ी पावरफुल वॉइस थी ना, नो डाउट। वैरायटी ज़्यादा है ना सर, बस स्टाइल है। सर फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी जो है वो चूंकि मैं आपने उधर की बता नहीं सकता, पता नहीं वो आपकी रिस्ट्रिक्शन ना हो। नहीं बता दें आर्ट तो सर। हाँ, 3 इडियट बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। मेरा ख्याल जितनी दफ़ा मैंने वो फिल्म देखी है उसके अंदर लाइफ फिलोसफी है फिल्म की। उसका एक जो सेगमेंट है फिल्म का वो लाइफ फिलोसफी है जी। सर वन फिटनेस एडवाइस जिसके ऊपर मैं खुद अमल नहीं करता वो यही है कि रात का जो है ना वो हमें खाना, जो बहुत सारे लोग कहते हैं और हमें एडवाइस करते हैं कि ये जो कल्चर है ना हम रात को 12-1 बजे तक खाते हैं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैं फूड पांडा में जिक्र किया, कम से कम ये कंट्रोल करके फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करते ना तो ये फास्टिंग जो है रात को 7-8 बजे के खाने के बाद ना खाएं। ये तो मैंने इसको रिसेंटली अडॉप्ट किया है और इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। जी सर इसी से फिटनेस से रिलेटेड ये है कि आप माशाल्लाह से हम जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर भी आपकी विटी ट्वीट्स और विटी जो आपकी हम देखते रहते हैं, तो ये आप में जो जो हम आमतौर पे तो देखते हैं जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो तो हर टाइम बुझे से रहते हैं और बड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो आप ये कैसे इतने मज़े के ट्वीट और वो जो करते हैं, मज़ा जो है आपका बेट है? अब मेरा ख्याल है कि देखिए फेसबुक का पेज जो है ना बहुत सारे लोग पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अपनी तस्वीरें खाना खा लें, यार मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था तो ये तस्वीर है, उसकी बजाय अगर आप किसी की को मुस्कुराहटें दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिससे आपको हंसी आए ना। मैं ये कहता हूँ जिस चीज़ से आप खुश होते हैं ना वो लोगों से ज़रूर शेयर किया करें। लास्ट में सर एक कोई अपना फेवरेट कपलेट कोई शेयर सर? हाँ जी, कोई आपको पसंद हो? हाँ, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है तो आजकल के दौर के जो जेन जी है उनको समझ कोई नहीं आनी, बट वो है बस उसके अंदर भी एक फ़िलासफ़ी है लाइफ की। पुख्ता तर है गर्दिश पहम से जामे ज़िंदगी, है यही है बेखबर राज़े दवाम ज़िंदगी, जिंदगानी की हकीकत को हकन के दिल से पूछ, जुए शीर और तेशा वो संगे गरा है ज़िंदगी। तो ये इसके अंदर जो पहला है ना कि पुख्ता तर है गर्दिश पहम से, यानी कि डायनामिज़म, आपको मुतहर्रक रहना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना है। पुख्ता तर है गर्दिश, वो सबसे पावरफुल वो है अल्लामा इकबाल, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।